मित्रों नमस्कार। कोटवाल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, आज हम जो है रीतिकाल में बिहारी जी से शुरू कर रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक चल रहा है। रीतिकाल में से करीबन हर कंपटीशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा बड़ा नहीं है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति सिद्ध, इनमें से ज्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीति मुक्त में से भी पूछ ले जाते हैं, तो इस तरह से 3 भागों में इसको बांटा गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहारी जी को हम लोग पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ, अर्थात विक्रम संवत की बात करें तो 1652 में इनका जन्म हुआ है। साथियों, जैसे केशव दास जी हो गए, बिहारी जी हो गए, तो इनका क्या है कि आप थोड़ा सा जन्म ओनम ये याद रख लेना, क्योंकि ये कभी कभी जो है आरोही अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। अब केशव दास जी के बारे में तो आपको बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया डिटेल से, तो सारी चीजें आपको केशव दास जी के बारे में याद रखनी है। तो बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1663 में हुई थी। साथियों, जन्म स्थान की अगर बात करें तो बिहारी जी का जो जन्म हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, जन्म ग्वालियर में। जानिए, खंड बुंदेली बा, तरुणाई आई सुकद, मथुरा बसी ससुराल। ये एक जो है श्लोक लिखा गया है बिहारी जी के बारे में। तो आप लोग इस श्लोक को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये श्लोक देख करके पूछ लिया जाता है कि ये किस कवि के लिए लिखा गया है। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। बहुत बढ़िया नोट्स है मेरे मित्रों। आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना है यार, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो ये श्लोक, ये दोहा जो है आपको याद रखना है कि ये किसके लिए कहा गया है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेली बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। आप थोड़ा सा मेरे से नाराज होंगे, क्योंकि ये जो क्लास है इसको आने में 3 से 4 दिन लग गए, लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्लास डाल दी थी क्वेश्चन वाली। बचपन बुंदेलखंड में, यौवन इनका मथुरा में और बुढ़ापा जयपुर में बीता है इनका। ठीक है। एकमात्र रचना जो इनकी रही है, सबसे खतरनाक रचना जो है, बिहारी सत्सई रही। कौन सी रचना थी इनकी? बिहारी सतसई इनकी बहुत तगड़ी रचना रही है। तो इस रचना के बारे में तो आप सबको पता होगा कि बिहारी जो सतसई है वो किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। इस रचना का जो रचना काल रहा है वो 1652 में रहा है। कितना? 1652। इसमें कुल जो छंद हैं वो कितने हैं? इसमें कुल छंद 713 छंद इसमें रहे हैं। इसकी जो प्रधान भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा इसकी प्रधान भाषा है। जो बिहारी सस्सई को लिखा है उसके काव्य का स्वरूप जो रहा है वो क्या रहा है? मुक्तक काव्य रहा है। मुक्तक काव्य इसका स्वरूप रहा मित्रों। इसका जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस इसका प्रधान रस रहा है। संयोग श्रृंगार की इसमें प्रधानता रही है। कौन सा श्रृंगार इसमें ज्यादातर रहा है? संयोग श्रृंगार की इसमें प्रधानता रही है मित्रों। तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। बिहारी जी की सबसे खतरनाक रचना बिहारी सत्सई, जो 1662 ईस्वी में लिखी गई। प्लीज आप इसके रचना काल को भी याद रखें, क्योंकि यह भी पूछ लिया जाता है। इसमें जो छंद थे वो 713 छंद है मित्रों, ये भी पूछ लिया जाता है। इसकी प्रधान भाषा ब्रज भाषा रही है। बिहारी से याद हो जाएगा, बिहारी में भी पहले ब आ रहा है, ब्रज में भी पहले ब आ रहा है, तो इस तरह से याद हो जाएगा। जो बिहारी सत्सई है वो मुक्तक काव्य में लिखी गई है। बिहारी सत्सई में जो है श्रृंगार रस है, और उसमें भी सबसे ज्यादा संयोग श्रृंगार रस का इसमें हुआ है वर्णन। ठीक है। बिहारी जी के जो पिताजी थे वो केशव राय थे। बिहारी जी के पिता का नाम क्या था? केशव राय थे। ये आश्रयदाता जो रहे हैं, जो बिहारी जी है आश्रयदाता, तो मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रयदाता रहे हैं साथियों। कौन से राजा थे? मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्जा राजा जयसिंह के ये आश्रयदाता रहे हैं। इनके लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है यार, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बिहारी जी जो है किसके आश्रय में रहे थे। तो इनके जो बिहारी जी के आश्रयदाता हैं वो मिर्जा राजा जयसिंह है, जयपुर के। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन तो यही बन गया, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? बिहारी जी को कहा जाता है। बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में रचित दोहे पर प्रसन्न होकर के राजा जय सिंह ने इनको काली पहाड़ी गांव पुरस्कार में दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो बिहारी जी को जो है मिर्जा राजा जयसिंह ने, यानी कि राजा जयसिंह ने जो है 1645 ईस्वी में इन्होंने एक दोहा लिखा था। उस दोहे पर प्रसन्न होकर के एक वहां पर एक गांव था और उस गांव का नाम है काली पहाड़ी। वो इनको पुरस्कार स्वरूप दे दिया गया था। इसको बिहारी जी को किसने? राजा जयसिंह ने। कब? 1645 में। ठीक है। आगे प्रत्येक छंद की रचना पर इनको एक मोहर पुरस्कार रूप में संकल्प दिया जाता था। जब जब भी ये कोई भी रचना करते थे तो इनको एक मोहर पुरस्कार रूप में मिलती थी। जैसे ये दोहा, ये बहुत सी बार जो है पूछ लिया जाता है, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली सो बन्यो आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी जी के द्वारा लिखा गया एक दोहा है। प्लीज आप इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, इसको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसका दोहा है। तो ये बिहारी जी का है, प्लीज आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि दत्तक पुत्र कृष्ण कवि बिहारी सस्से की सर्वप्रथम टीका लिखी। प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद इन्होंने बनाया है। आगे लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा। क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने बिहारी सस्सई की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है। तो ये इस तरह से लाइन दे दी जाएगी कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा किसने कहा है? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा ऐसा कहा गया है मित्रों। तो ये प्लीज आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखो, जो मेन चीजें है ना, जो कहते हैं ना मलाई, दूध में से मलाई जो निकाल करके मैंने आप लोगों को इन नोट्स में दे दिए, आप विश्वास करके पढ़िए मित्रों यार, शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जो है मुझे भी मोटिवेट मिल जाता है। चलिएगा, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा यहाँ लिखा गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पदम सिंह डॉक्टर पदम सिंह शर्मा जी हैं। तो डॉक्टर पदम सिंह शर्मा जो है बिहारी सस्सई को क्या कहते हैं? शक्कर की रोटी कहा। अरे भाई क्या तगड़ी बात कही है, क्या कहा इन्होंने? शक्कर की रोटी। बिहारी सस्सई को जो है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा जी ने बिहारी सस्सई को क्या कह के पुकारा? शक्कर की रोटी कह के पुकारा है। तो याद रख लीजिएगा, बिहारी सस्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा? डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने कहा है। अगले हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सस्सई को रसिकों के हृदय का, रसिकों के हृदय का घर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो बिहारी सस्सई है उसको रसिकों के हृदय का, हृदय का घर कहा है। रसिकों के हृदय का घर कहा है साथियों। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी कि डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सस्सई को क्या कह के पुकारा? शक्कर की रोटी कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सस्सई को रसिकों का हृदय कहा। हजारी प्रसाद ने रसिकों का हृदय कहा है। तो इस तरह से ह और हृदय में भी ह आ रहा है, तो याद होने में दिक्कत नहीं आएगी। पदम सिंह शर्मा ने जो है बिहारी सस्सई को जो है शक्कर की रोटी कहा। तो पदम सिंह शर्मा, शर्मा ने क्या कहा? शक्कर की रोटी कहा। तो इस तरह से थोड़ा सा कोड वर्ड बना के याद करोगे तो याद रह जाएगा। अगली बात आती है कि बिहारी सस्सई का प्रथम छंद मंगलाचरण रूप में, प्रथम छंद मंगलाचरण रूप में रहा है। तो क्या रहा? नर की अरु नल
नीर की, गति एके करि जोई। अगला है सत सैयारे दोहरे, जो नावक के तीर। तो ये बिहारी ससाई के बहुत फेमस लाइन है। तो नर की अरु नर, नल नीर की, गति एके करि जोई। दूसरा है सत सैयारे दोहरे, जो नावक के तीर। अगला है साथियों बिहारी सस्सई। यानी कि देखो बिहारी सस्सई के बारे में, इनकी जो रचना है उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया है। बिहारी सस्सई ब्रज भाषा का भूषण का, बिहारी सस्सई को देखिए साथियों ब्रज भाषा का, इतनी तगड़ी बात है, ब्रज भाषा का भूषण भी कहा है। किसको? बिहारी सस्से रचना को ही। भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें होती हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सस्से पर लिखी गई है। अगर बात करें कि सर्वाधिक टीकाएं किसके ऊपर लिखी गई है, तो हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं जो है बिहारी सस्से के ऊपर लिखी गई है। बहुत तगड़ी बातें हैं साथियों। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर विरचित बिहारी रत्नाकर, बिहारी सस्से की प्रसिद्ध टीका है। जो बिहारी रत्नाकर है किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी रत्नाकर लिखी गई, और ये जो है बिहारी सस्से की एक प्रसिद्ध टीका के रूप में लिखी गई है। साथियों अगले राइटर आते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर चिंतामणि जी, यानी कि रीतिकाल के अगले राइटर हैं चिंतामणि। इनका भी बहुत फेमस नाम है और बहुत तगड़े रहे हैं। तो हम लोगों ने केशव दास जी के बारे में, बिहारी जी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं चिंतामणि जी के बारे में, जो रीतिकाल के तीसरे कवि हैं। 1600 ईस्वी से लेकर के 1680 ईस्वी तक इनका समय रहा। माना जाता है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध जो है, रीतिकाल के प्रसिद्ध भूषण, रीतिकाल के प्रसिद्ध भूषण व मतीराम, रीतिकाल के प्रसिद्ध भूषण व मतीराम इनके क्या थे? भाई थे। साथियों ये बात अगर याद रह जाए तो रख लेना। तो जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं कौन कौन है? भूषण और मतीराम, ये इनके भाई रहे। किसके? चिंतामणि त्रिपाठी के। आचार्य शुक्ल, जो आचार्य शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र, आचार्य शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र, आचार्य शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र इन्हें रीतिकाल का क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और जो भगीरथ मिश्र हैं, वो इनको रीतिकाल का क्या मानता है? प्रवर्तक मानते हैं। तो शुक्ल और भगीरथ मिश्र दोनों ने ही चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का क्या माना है? प्रवर्तक कवि माना है। इन्होंने रीति को काव्य का स्वरूप कहा। जो है चिंतामणि त्रिपाठी है वो रीति को जो है काव्य का स्वरूप कहते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख कृतियां जो रही है, सबसे फेमस तो यही है कवि कुल कल्पतरु, ये काव्य के 10 अंग इसमें हैं। और काव्य विवेक, कौन कौन सी कृतियां हैं? कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो है नायक नायिका भेद ग्रंथ माना गया है, तो प्लीज आप याद रख लीजिएगा कि श्रृंगार जो मंजरी है वो कौन सा ग्रंथ है? नायक नायिका भेद ग्रंथ है। कृष्ण चरित्र जो है 12 सर्गों में है। प्रथम और द्वितीय जो सर्ग है वात्सल्य का वर्णन इसमें किया गया है। काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण भी इन्होंने लिखी है। तो साथियों जो है चिंतामणि त्रिपाठी की मुख्य कृतियां मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं। कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। जब आप इनको बार बार पढ़ोगे ना मित्रों, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएगी और आपके माइंड में ऐसे सेट होगी कि हाँ यार ये उस पेज में पढ़ी थी वो चिंतामणि का ऐसा। तो इस तरह से आपका माइंड जो है ना अपने आप चला जाएगा कि यार ये तो चिंतामणि जी की है। लेकिन साथियों इतनी बार रिवाइज कर दोगे आप कि कम से कम जो है ना ये रजिस्टर जो आप भर रहे हो ना वो ऐसे फूल करके मोटा हो जाए, इतना रद्दी हो जाए, मतलब इतनी बार रिवाइज कर दोगे आप तो फिर मजा आ जाएगा यार साथियों। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास हो चाहे काव्य शास्त्र हो, ये ऐसे ये है कि इनमें रिवीजन आपको बहुत जरूरी है। बार बार रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये चीजें आपके माइंड में एक सेट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? हमें रचनाएं याद नहीं होती है, रचनाएं याद नहीं रहती, आपस में मिक्स हो जाती है यार, किसकी है किसकी नहीं है। तो प्लीज आप लोग लिखने के बाद में रिवाइज कीजिए।
देखो लिखा मैं रहा हूं आपको, और आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जीवन संवर जाएगा यार। और जो है ना, ये पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, तो प्लीज इस टाइम को यूज कीजिए मित्रों। अच्छी बात है आप लोग पढ़ रहे हो, और मुझे पता है कि जो मेरे भरोसे हैं वो मेरे भरोसे हैं, तो वो मैं उनके भरोसे को कभी तोड़ने वाला नहीं हूँ। आप पढ़ते रहिए बस। तो चिंतामणि त्रिपाठी ने जो है रीति को काव्य का स्वरूप कहा, और इनकी रचना एक बार रिवाइज कर देता हूँ। और कवि कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नायक नायिका भेद ग्रंथ है, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण इनकी रचना रही है साथियों। अब आगे क्या है, छंद विचार। छंद विचार, छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य विवेक व काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, लक्षण ग्रंथ रहे हैं साथियों। कौन कौन से, छंद विचार, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, तीनों ही लक्षण ग्रंथ हैं। कवि कुल कल्पतरु जो ग्रंथ है वो व्याकरण ग्रंथ इनका माना गया है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला है साथियों मतीराम, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है मतीराम। बहुत मतलब एक एक चीज में आप लोगों को धीरे 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 हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज आप लोग पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ते रहिए बस। 1604 ईस्वी में इनका जो है समय रहा है। केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छी तरह से इनका क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हें चिंतामणि, कौन है, चिंतामणि, ठीक है, भूषण, चिंतामणि भूषण, जयशंकर, चिंतामणि भूषण और जयशंकर का भाई माना जाता है। क्या माना जाता है, भाई। याद रख लीजिएगा, चिंतामणि भूषण और जयशंकर का इनको क्या कहा जाता है, भाई कहा जाता है। जहांगीर, जहांगीर और भाव सिंह हाड़ा, क्या नाम है, भाव सिंह हाड़ा। जहांगीर और भाव सिंह हाड़ा के ये आश्रय में रहे थे, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। जहांगीर के आश्रय में मतीराम रहे, भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में भी मतीराम ही रहे थे। चिंतामणि भूषण और जयशंकर के इनको भाई कहा जाता है। ललित ललाम, क्या बात है, ललित ललाम, ललित ललाम नामक काव्य ग्रंथ की रचना इन्होंने, ललित ललाम काव्य ग्रंथ की इन्होंने जो रचना है वो भाव सिंह, भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में ही करी थी मित्रों, के आश्रय में करी। ठीक है, तो जो ललित ललाम इनकी सबसे फेमस रचना रही है, इस काव्य ग्रंथ की जो रचना है इन्होंने भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रह करके ही करी थी। चलिए, अब इनकी जो है मतीराम जी की बहुत सारी कृतियां हैं। जो ललित ललाम है भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहकर इन्होंने करी। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में, रसराज, मतीराम सतसई, व्रत कौमुदी, साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, ये फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में रहकर करी। लक्षण श्रृंगार, छंद सार संग्रह। तो सबसे फेमस जो पूछी जाती है ना, वो एक तो रसराज को पूछा जाता है कि रसराज किसकी रचना है। तो रसराज जो है साथियों याद रखना किसकी है, मतीराम की रचना है। किसकी, मतीराम की। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक ललित ललाम को पूछ लिया जाता है कि ललित ललाम किसकी रचना है, ये भी मतीराम की ही रचना है। ठीक है, अलंकार पंचाशिका को इतना नहीं पूछा जाता, मतीराम सस्य तो याद हो ही जाएगी। वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, फूल मंजरी, एक फूल मंजरी को भी पूछ लिया जाता है कि जो फूल मंजरी जो रचना है, फूल मंजरी किसकी रचना है, ये भी मतीराम जी की ही रचना है साथियों। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। लक्षण श्रृंगार और छंद सार संग्रह, देखिएगा कोष्टक में आश्रयदाता लिखे गए हैं, ये जितने भी लिखे गए हैं साथियों कि किसके आश्रयदाता में रहते हुए इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना करी। ललित ललाम की भाव सिंह हाड़ा के इसमें, अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद जी के आश्रय में, मतीराम सत्सई भोगनाथ के आश्रय में, वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में, फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में रहकर के इन्होंने रचना करी थी मित्रों। ठीक है,
अब देखिए, ये श्रृंगार रस निरूपक कवि थे। श्रृंगार रस निरूपक कवि तो ये रहे रहे हैं, श्रृंगार रस में बहुत कुछ डूबे हुए माने गए हैं। ललित लाम में जो 100 अलंकारों का इन्होंने विवेचन किया, और कुवलयानंद के आधार पर इन्होंने इस रचना को लिखा था। साथियों, अगला 5वें नंबर पर जो कवि आते हैं वो है हमारे आचार्य देव। क्या नाम है? आचार्य, आचार्य देव, जिन्हें हम देवदत्त भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देवदत्त कवि भी कह सकते हैं साथियों। तो देखिएगा, इनका जो वास्तविक नाम है वो देवदत्त द्विवेदी था। इनका वास्तविक नाम देवदत्त, देवदत्त द्विवेदी इनका वास्तविक नाम रहा है। ठीक है, तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1767 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इटावा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इन्होंने रीति को जो है काव्य का द्वार कह के पुकारा। तो रीति को काव्य का द्वार किसने कहा? आचार्य देव के द्वारा कहा गया है। ये सबसे फेमस बात इनकी आती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने 33 संचारी, 33 संचारी भावों, 33 संचारी भावों के अतिरिक्त एक जो है छल, 33 संचारी भावों के अतिरिक्त इन्होंने जो है छल नामक, कौन सा? छल नामक संचारी भाव, 33 संचारी भावों के अतिरिक्त इन्होंने छल नामक संचारी भाव जो है उसकी कल्पना करी। क्या करी इन्होंने? उसकी कल्पना करी है साथियों। तो 33 संचारी भाव तो थे ही से, लेकिन उसके अतिरिक्त इन्होंने एक संचारी भाव और आया, छल। उस संचारी भाव की इन्होंने कल्पना करी, और इसकी कल्पना करने वाले वो आचार्य देवदत्त या देव ही थे। अगली बात आती है साथियों यहाँ पर, देव माया प्रपंच। क्या नाम है? देव माया, देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच इनका जो है प्रसिद्ध नाटक रहा है। ठीक है, देव माया प्रपंच इनका प्रसिद्ध नाटक है, और इसकी जो रचना है वो प्रबोध चंद्रोदय के अनुवाद के रूप में इन्होंने करी है। अगली बात है रचित कुल ग्रंथ। रचित जो कुल ग्रंथ हैं वो इनके कितने हैं? 72। यानी कि देव के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई है वो कितनी, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे पास केवल 15 ही उपलब्ध है, लेकिन इनके जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वो 72 लिखे हैं। तो देखिएगा, अब इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। भावविलास, भावविलास जो इनकी कृति है, प्रथम रचना रही है। आश्रयदाता, आजम शाह के आश्रयदाता में भावविलास को लिखा गया। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का वर्णन इसमें है, और 39 अलंकारों का प्रयोग भावविलास में हुआ है। ठीक है साथियों, ये कुछ अलग बात है। काव्य अलंकार किसका है? भामा। और काव्य आदर्श किसका है? दंडी का। दर्श से दंडी इस तरह से याद हो जाएगा। अष्टयाम की रचना किसने करी है? अष्टयाम की रचना आचार्य देव के द्वारा की गई है। कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, रस विलास, विलास विलास सारे इसी में। सुजान विनोद, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच इनका नाटक रहा है। राग रत्नाकर, जाति विलास और प्रेम तरंग। साथियों, कुल 72 ग्रंथ जो है इन्होंने लिखे हैं, उसमें से 15 ग्रंथ आज तक हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, जिनके नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो सबसे पहली रचना भावविलास रही है, और भावविलास जो रचना है वो प्रथम रचना है, और आजम शाह के आश्रयदाता ये रहे थे, उसमें आश्रय में रह करके इन्होंने भावविलास की रचना करी थी। एक नायक नायिका भेद इसमें लिखा गया है। 39 अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। अगली रचना ये है अष्टयाम। कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, देव शतक, देव चरित्र, देव चरित्र, शब्द रसायन जिसे काव्य रसायन भी कहते हैं, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, राग रत्नाकर, जाति विलास, प्रेम तरंग। इस तरह से ये 15 रचनाएं इनकी हमारे साथ होती है साथियों। आगे है हिंदी साहित्य में यह, हिंदी साहित्य में यह एक अक्कड़ स्वभाव के, हिंदी साहित्य में यह एक अक्कड़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। हिंदी साहित्य में ये अक्कड़ स्वभाव के लिए क्या थे? के लिए प्रसिद्ध थे मित्रों, अक्कड़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद में है एकमात्र कवि जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं, एकमात्र कवि हैं जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं, ठीक है ना, मौलिक उद्भावनाएं इन्होंने प्रकट करी है।
रचनाओं में पदों का दोहराव बहुत देखने को मिलता है। जब इन्होंने रचनाएं करी तो उनमें पद जो है थोड़े दोहराव बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में ये अक्कड़ स्वभाव के कवि माने जाते हैं और एकमात्र कवि हैं जिन्होंने मौलिक जो है उद्भावनाएं अपनी रखी हैं साथियों। तो रचनाओं में जो है पदों का दोहराव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगले राइटर हैं साथियों भूषण। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और भूषण में से एक प्रश्न जरूर आता है। जन्म भूषण का 1613 में हुआ, मृत्यु 1715 में हुई, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। कहाँ पर हुआ, कानपुर में, ये भी नहीं पूछा जाता। लेकिन इनका जो है मूल नाम पूछ लिया जाता है। तो भूषण का जो मूल नाम है वो था घनश्याम। क्या नाम नाम था मित्रों? भूषण का मूल नाम था घनश्याम, ये आप याद रख लीजिएगा। भूषण इनकी उपाधि मानी जाती है, जो राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इनको दी थी। इनका मूल नाम तो देखो घनश्याम था, लेकिन ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। तो भूषण तो जो है साथियों, राजा थे रुद्र शाह सोलंकी, उन्होंने इसको ये उपाधि दी थी। और ये आश्रयदाता किसके रहे? छत्रसाल। साथियों छत्रसाल बुंदेला किसके आश्रयदाता थे? छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी के आश्रयदाता रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा, किसके आश्रयदाता थे भूषण? छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी के आश्रयदाता रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती है, एक ने एक रचना इनमें से पूछ ली जाती है। शिवराज भूषण कौन सी रचना थी? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, ठीक है ना, ये याद रखना भाई। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में लिखी, एक अलंकार लक्षण ग्रंथ माना जाता है शिवराज भूषण। 105 अलंकार इसमें है, 385 पद थे। शिवाजी के आश्रय में रह करके लिखी थी, काव्यांग निरूपक ग्रंथ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, निम्न में से काव्यांग निरूपक ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण एक काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है भाई, तो याद रख लीजिएगा। अगली रचना है इनकी शिवा बावनी। शिवराज भूषण शिवा बावनी, ठीक है। 52 कवि छंद है, वीर रस में लिखी गई है। छत्रसाल दशक भी वीर रस में है। अलंकार प्रकाश, चंद्र हरदेव प्रकाश, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास, ठीक है। तो ये उपलब्ध नहीं है अभी वर्तमान में, इनको कोई भूषण उल्लास भूषण ये कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आप ये याद रखिए कि शिवराज भूषण किसकी रचना है? आचार्य भूषण की है। और शिवा बावनी किसकी है? ये भी भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण की है। और अलंकार प्रकाश भी भूषण की रचनाएं रही हैं। देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य जगत में रीतिकाल का राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। रीतिकाल का राष्ट्र कवि, रीतिकाल का राष्ट्र कवि जो है इसको कहा जाता है, भूषण को कहा जाता है। भाषा की आलोचना शुक्ल ने करी है। इनके इनकी जो भाषा की आलोचना जो है आचार्य शुक्ल ने भी बहुत करी है। और डॉक्टर नगेंद्र, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि कह के पुकारा। रीतिकाल का विलक्षण कवि डॉक्टर नगेंद्र ने किसको कहा है? आचार्य भूषण को ही कहा है, क्योंकि इन्होंने वीर रस के काव्य की रचना करी। इनकी पालकी को खंदा किसने दिया था? बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड में छत्रसाल ने जो है इनकी पालकी को खंडा दिया था। साथियों देखिए आप कितने तगड़े कवि थे। तो मित्रों आज के लिए यही समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। साथियों नोट्स जो है आप साथ के साथ लिखिए। अभी उसके बाद में हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे वो कुलपति मिश्र से शुरू करेंगे। आज हमने भूषण तक पढ़ा। तो कौन कौन से राइटर हम लोगों ने पढ़े हैं? बिहारी जी को हम लोगों ने पढ़ा है। बिहारी जी के बाद में हम लोगों ने चिंतामणि त्रिपाठी को पढ़ा। चिंतामणि त्रिपाठी के बाद में आचार्य देव को पढ़ा है। आचार्य देव के बाद में हम लोगों ने भूषण को पढ़ा है। अब भूषण के बाद में जो कवि आते हैं वो कुलपति मिश्र आते हैं। ठीक है, तो मित्रों कुलपति मिश्र से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को लाइक करना ही है, ठीक है। तो नोट्स आप बना ही रहे होंगे। अब मिलती रहेगी क्लास यार, थोड़ा सा आपको मामला थोड़ा बैठ नहीं रहा था, होली के चक्कर में थोड़ी डिसमिस हो गया था मामला, ठीक है ना। तो साथियों मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी को। आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, नोट्स उतार भी रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।